समय की राहों पर उद्दंडता और साहस की चादर ओढ़े चलता रहा। कठिनाइयों के अंधेरों को शब्दों के उजाले से धूमिल कर निरंतर सृजन की दुनिया में लीन ऐसा जीवट व्यक्ति कब तक पहचान की गलियों में अदृश्य रहेगा? सूरज न छुप पाया है, न छुप सकेगा। मॉरिशस की धरती का ये सूरज वर्षों से साहित्य और इतिहास की सेवा में तल्लीन है। साधारण कदकाठी, निर्मल व्यक्तित्व, परंतु विचार तीखे। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा आवरण ओढ़े कोई पुरुष जीवन में इतनी उपलब्धियां कैसे जुटा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक श्री प्रहलाद राम शरण जी की। इनका जन्म मॉरिशस के साधारण परिवार में हुआ था। बचपन की यादों का पिटारा यूं तो दर्द से भरा है, परंतु ये अनुभव इनकी प्रारंभिक शिक्षा में बाधा न बन सके। आर्थिक तंगी ने कैसे संवारा इनका जीवन, चलिए इन्हीं से जानते हैं। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। जब मैं स्कूल जाने लगा, प्राथमिक पाठशाला में, तो वो स्कूल जो कि था वो क्रिश्चियन लोगों का स्कूल था। क्रिश्चियन अध्यापक थे, लेकिन पता नहीं, हम बहुत गरीबी में पल रहे थे। भरपेट खाना नहीं मिलता था। पिताजी मजदूरी करते थे, माँ जो कि है गाय पालती थी, टोकरियां बनाती थी। इस प्रकार से हमारा गरीबी जीवन। लेकिन पता नहीं कैसे मैंने 5वीं और 6वीं में क्रिश्चियन अध्यापकों से, उनकी शिक्षा से मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे एक रोज बीए तक पढ़ना है। लेकिन गरीब थे। जब प्राथमिक पाठशाला 6वीं की पढ़ाई हो गई तो माँ बाप से मैंने निवेदन किया कि मुझे ये सेकेंडरी स्कूल भेजा जाए। तो उस समय 7 रुपये, 11 रुपये, 13 रुपये वो हर एक कक्षा के लिए जाते थे। उस समय मुफ्त शिक्षा नहीं थी और परिवार के पास पैसा नहीं था मुझे कॉलेज सेकेंडरी स्कूल भेजने के लिए। अब एक विद्रोह मुझ में पैदा हुआ कि ये परिवार मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने घर छोड़ दिया। इतनी कठिनाइयां झेलने के बाद भी शांत और सौम्य रह पाना कठिन तो था, परंतु इसी लक्षण को इन्होंने अपने कार्यों से विशेषता में परिवर्तित कर दिया तथा समाज और परिवार में उच्च स्थान पाया। किसी भी रूप में अहंकार इनको छू तक नहीं पाया, परंतु स्वाभिमान इनके व्यक्तित्व में साफ झलकता है। परिवार में पत्नी का हाथ बटाना सहज लगता है। रसोई घर में चाय बनाते देख हमें इनकी सहजता का आभास इसी से हो जाता है। रिश्तों की यही संवेदनशीलता इनके जीवन के फलसफे से मेल खाती है। मानवीय रिश्तों की गंभीरता को समझते हुए हर प्राणी को मित्र समझना, मदद करने की प्रवृत्ति तथा सामाजिक विकास पर सदैव दृष्टि रखना, ये सब ऐसे गुण थे जिन्होंने इन्हें और इनकी रचनाओं को समाज में विशेष स्थान दिलाया।
लेखन की इस यात्रा का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, चलिए सुनते हैं स्वयं इन्हीं के शब्दों में। मेरा बचपन कैसे बीता, यह भी एक लंबी कहानी है। मुझे क्या पता कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन उस गांव का जो प्रभाव मुझ पर बचपन में पड़ा, वही बाद में चल करके मुझे लेखन के क्षेत्र में एक तरह से सहायता पहुंचाता, अभी तक पहुंचाता रहा है। आपने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से हिंदी के विकास में योगदान दिया है, परंतु इतना संवेदनशील व्यक्ति कब और कैसे आलोचक बन गया? जाने कब इनमें अन्य लेखकों की रचनाओं पर कुछ कहने की लालसा कुलबुलाने लगी। कि मैं न धर्म देखता हूं, न जाति देखता हूं, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता है। जो कुछ जिन लोगों ने किया है और जिस प्रकार से इतिहास ने उन लोगों को भुला दिया था, मैं उन भूले हुए लोगों को पुनः मैं सामने लाता हूं, उनके कार्यों का मैं मूल्यांकन करता हूं, और इसलिए लोग जो कि है गदगद हो जाते हैं। तो इतिहास में, क्या इतिहास हो, क्या संस्कृति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जब मेरी कलम उठती है तो कोई न कोई समाधान उससे होता है और लोग उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं। प्रहलाद राम शरण बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं, जिन्होंने इतिहास और आलोचना को मॉरिशस में गरिमा प्रदान की। देश और समाज में फैली उथल पुथल को इन्होंने बड़ी सौम्यता से अपने शब्दों में उभारा है। साहित्य सृजन का आरंभ इन्होंने लोक कथाओं से किया, जो बचपन में वे अपनी मां से सुना करते थे। मेरी मां भोजपुरी के लोकगीत और लोक कथाओं का वो भंडार थी, और उन्हीं का प्रभाव बचपन में वो बहुत सारी कहानियां सुनाती रही, हम सुनते रहे। अब जब मैं बड़ा होकर के पढ़ने लगा और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ये बीए करने जब गया, तो भारतवर्ष की जब विशाल लोक कथाओं का जब अवलोकन पढ़ने लगा, तब मैंने एक बच्चू प्रसाद सिन्हा थे, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री में वो हिंदी के अधिकारी थे, उनके घर पर गया, उनसे परिचय हो गया था। तो मैंने कहा कि ऐसी कहानियाँ तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सुनाई है। उन्होंने कहा, रामशरण तो लिखो, और मैंने लिखना शुरू किया, और इस प्रकार से मॉरिशस की लोक कथाएं मेरी प्रथम पुस्तक छपती है राजपाल एंड सन से, उन्हीं के सहयोग से। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क बचपन से ही ज्ञान की गहराइयों में गोते लगाता रहा हो, वो भला यात्रा की कठिनाइयों से क्यों कर घबराता। बचपन से ही इन्होंने पुस्तकों को अपना साथी समझा, शिक्षा को सीढ़ी, और इन्हीं के मिश्रण से इन्होंने जीवन में कई उल्लेखनीय कार्य किए। पुस्तक प्रेम तथा साहित्य के प्रति जिज्ञासा ने मन में प्रश्नों का अंबार लगा दिया, और यही सृजन का पहला चरण भी था। इस यात्रा में कई लोगों का साथ इनको मिला, मार्गदर्शन मिला, जिस कारण मॉरिशस के इतिहासकारों में ये अग्रणी कहलाए। कितने ही विषयों पर इन्होंने पुस्तकें लिखी, टिप्पणियां लिखी, जो आज शोधकर्ताओं के लिए अमूल्य सिद्ध हो रही हैं। हिंदी साहित्य में कथा के क्षेत्र में जब हम बात करें, तब हमें यह ध्यान देना आवश्यक है, यह बताने के लिए, क्योंकि मॉरिशस ही ऐसा देश है जहाँ पर 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में
उपन्यास लिखने का सिलसिला चला। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जान लेना आवश्यक है कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं नहीं 19वीं शताब्दी के शुरू में मॉरिशस में फ्रेंच भाषा में उपन्यास लिखे जाने लगे। बाद में चल करके अंग्रेजी में भी उपन्यास लिखे गए, लेकिन भारी तादाद में नहीं। 20वीं सदी में हिंदी का जो बीजारोपण ये पंडित आत्माराम द्वारा जो हुआ, वह सिलसिला सन 40 सन 50 तक केवल कविता और छोट फुट जो नाटक है वो लिखे गए। उपन्यास के क्षेत्र में किसी ने अपना हाथ नहीं आजमाया। इस दृष्टि से देखा जाए तो सन 70 जो कि है 70 की शुरुआत, यह मॉरिशस के हिंदी साहित्य में एक गौरव का दशक रहा है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का मूल तत्व है। रामशरण जी सर्वदा विद्वान व्यक्तियों से विचार विमर्श करते तथा तर्कसंगत विचारों से सबको प्रभावित भी किया करते थे। शरीर क्रियाशील है, जो आवश्यक भी है, परंतु मस्तिष्क गहन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता रहता है। बागवानी का समय इनका अपना होता है, नए विचारों तर्कों की गुत्थियां सुलझाने का होता है। एक एक पत्ते को छू कर देखना, पूरे आंगन की सफाई करना इनकी चारित्रिक विशेषता को दर्शाता है। जो व्यक्ति सफाई पसंद हो, हर कार्य नियमित और स्वयं करने की क्षमता रखता हो, वही सही मायने में आत्मनिर्भर कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति ही लेखन में भी स्पष्ट और गंभीर विचार सामान्य रूप में प्रस्तुत करने का साहस कर सकता है। रामशरण जी भी इनसे अलग नहीं थे। लेखन अनुभवों का वो तालाब है जिसमें निरंतर नए विचारों का समायोजन होता रहता है। इसकी गहराइयों में डूब लेखक अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है और फिर कागज पर उतार देता है। रामशरण जी ने समाज में रहकर समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझा और बखूबी निभाया। आर्य समाज ने उन्हें काफी प्रभावित किया। आर्य समाज के प्रचार तथा उसके इतिहास पर इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने आर्य समाज के इतिहास पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें आर्य व्यवहार व उसकी गुणवत्ता पर विशेष बल दिया गया है। इसी कारण आज इन्हें लोग प्यार से गुरु जी के नाम से भी पुकारते हैं। जब मैं हिंदी अध्यापक था तब भी गांव के लोगों को, गांव के बच्चे बच्चियों को मैं हिंदी घर पर वो ट्यूशन देता था, वो भी मुफ्त देता था। इसलिए इस शहर में जहाँ पर मैं रहता हूँ, मुझे छोटे से बड़े लोग भी मिलेंगे और मुझे केवल गुरुजी कहते हैं, इतना आदर भाव से। और जब से हम ये इंद्रधनुष का संपादन कर रहे हैं, तो जिस स्तर पर इंद्रधनुष पहुंच गया है, उस स्तर को देखते हुए मैं जहां पर मॉरिशस में जाता हूं, किसी भी ऑफिस में कहीं पर मैं चला जाता हूं, लोग केवल जैसे उनको पता चलता है कि मैं प्रहलाद रामशरण हूं, तो वो मुझे इतना आदर देते हैं कि कभी कभी मुझे थोड़ा सा भारी लगता है कि मुझे हद से ज्यादा लोग ये आदर दे रहे हैं। योग मानसिक संतुलन
तथा स्वस्थ शरीर रखने का उत्तम उपाय है। प्रहलाद जी ने योग के प्रभावों को पहचाना और अपनाया भी। चूंकि वे शिक्षक रहे हैं, इसलिए ज्ञान बांटने की आदत सी हो गई है। कहते हैं ज्ञान का दान सबसे महत्वपूर्ण दान है। रामशरण जी सहज रूप से ये कार्य करते आए हैं। साधना तो साधना है, चाहे वो योग की हो या शब्दों की। ये योगी तो अटल है, निडर है। देखिए कितनी चपलता से हर आसन कर लेते हैं। मैं बोबासे आर्य समाज का मंत्री हूँ और मंत्री के नाते प्रति रविवार को यहाँ पर यज्ञ सत्संग होता है, उसका आयोजन होता है। इसके अलावा हमारे आर्य मंदिर में हिंदी की पाठशाला चलती है 4 से 6 बजे तक, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को। हर मंगलवार की रात्रि में महिलाएं रामायण का पाठ करने जाती हैं। फिर एक पंडित आते हैं, वे कुछ महिलाओं को एडल्ट एजुकेशन वो पढ़ाती हैं, हिंदी सिखाती हैं, वेद मंत्र आदि सिखाते हैं। और प्रति शनिवार को 6 से 7:30 बजे तक मैं योग की एक कक्षा चलाता हूँ, जिसमें 12-15 लोग वो प्रति सप्ताह आते हैं। अपनी इस यात्रा में कई अन्य लेखकों का उन पर प्रभाव रहा। कई सहयोगी लेखकों से मित्रता भी रही, जिस कारण वे उनके कार्यों पर टिप्पणी भी कर पाए तथा बौद्धिक सामंजस्य भी रख पाए। 1970 में मेरी पुस्तक इतिहास पर छपी थी। उसी वर्ष अभिमन्युअनंत मॉरिशस के मॉरिशस देश के जो प्रथम उपन्यासकार जिसको हम कह सकते हैं वह अभिमन्युअनंत हैं, और उन्होंने लिखना शुरू किया। और 70 के बाद के दशकों में उन्होंने उपन्यास साहित्य को वह गौरव स्थान दिया जो कि सदियों से मॉरिशस के हिंदी सेवियों के लिए दुर्लभ था। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, अब तक 35 तक उनके उपन्यास गिने जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और मॉरिशस के संदर्भ में, यहाँ के भारतवंशियों के संदर्भ में उन्होंने लिखा है। लेकिन एक जैसे उनकी और नदी बहती है पुस्तक भारत में छपी थी, तो एक भारत के समीक्षक ने एक छोटा सा लेख में वो कहा था कि हमने और नदी बहती में मॉरिशस के जिस गांव का वर्णन हमने पढ़ा, हमने मॉरिशस का वह गांव देखा नहीं है। यदि वह गांव जैसा वर्णित है वैसा ही हो तो अभिमन्युअनंत एक श्रेष्ठ उपन्यासकार साबित हुए होंगे। यहीं पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। अभिमन्युअनंत मेरे मित्र हैं, हम समकालीन लेखक हैं। उनकी दशा कथा की ओर है, मेरी दिशा इतिहास की ओर है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर या ऐतिहासिक तिथियों पर जब वो बातें करें तो थोड़ा सतर्क होकर के करें, जिससे कि उपन्यास में और इतिहास में तालमेल न टूटे, वह तालमेल बना रहे। ये हिंदी जगत के लिए
दुनिया के हिंदी जगत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस छोटे से मॉरिशस ने एक अभिमन्यु जैसे उपन्यासकार को पैदा किया है। उनकी बहुत प्रशंसा कथा क्षेत्र में उनको लोहा माना जाता है और लोग उनकी किताबों को भारत में अवलोकन करते हैं। उन्हीं का कथन है कि मॉरिशस के लोग उनकी कथाओं, उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। तो यह शिकायत उनकी जो है, ये शायद इसमें कोई अर्थ हो, और हम चाहेंगे कि भारत के जो समीक्षक हैं वे आएं मॉरिशस में और मॉरिशस के जो वास्तविक संदर्भ है उसको यहाँ पर देखें, यहाँ पर रहें और देख करके तब मॉरिशस में जो कहानी या जो उपन्यास लिखा जा रहा है उसका मूल्यांकन साहित्यिक ढंग से करें। भारत में रह करके कोई भी साहित्यकार मॉरिशस के बारे में जो कुछ लिखा गया है उस पर अपना मंतव्य नहीं दे सकते, क्योंकि उनको यहाँ पर मालूम नहीं कि हम भारतवंशी हैं, लेकिन हमारे खान पान में, हमारे चाल ढाल में, हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया है। बनारस के एक रीडर ने मुझे वर्षों पहले कहा था कि जब हम अन्नत जी का उपन्यास पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि भारत का एक टुकड़ा ले जाकर के मॉरिशस में रख दिया गया है, और हमें समीक्षक के रूप में हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीय पाठकों को प्रसन्न करने के लिए भारतीय संदर्भ का अधिकतर उन्होंने वर्णन किया है अपने उपन्यासों में, और उसको आरोपित किया है कि ये मॉरिशस का संदर्भ है। तो इसमें थोड़ा सा उनको सावधान होकर के कार्य करना चाहिए, तब जो साहित्य मॉरिशस में रचा जाएगा वो ठोस साहित्य होगा। एक दूसरे मेरे मित्र दीपचंद बिहारी ने कहानी संग्रह प्रकाशित उन्होंने भी किया है। उनकी एक कहानी को पढ़ करके मुझे कलकत्ता का दृश्य सामने नजर आ गया। उनकी पढ़ाई कलकत्ता शांति निकेतन में हुआ है। अब वहाँ टैक्सी ड्राइवरों ने जिस प्रकार से हड़ताल करते हैं, नारे लगाते हैं, उन्होंने अपनी कहानियों में जिक्र किया है, और मॉरिशस की कहानी वो कही जाती है। तो ऐसे संदर्भों से हमको बचना चाहिए। ये मेरे लिए एक सौभाग्य कहा जाए कि मैं भारत आते जाते रहता हूँ। वहाँ पर 3 वर्ष तक मेरी पढ़ाई हुई है, तो मुझे वहाँ का संदर्भ मालूम है और मॉरिशस का संदर्भ मुझे मालूम है। और जैसे मैं देखता हूँ किसी कहानी में कोई तथ्य जो कि तालमेल नहीं खाता है, तब मुझे अखड़ता है और मैं इस विचार को मैं लिपिबद्ध कर देता हूँ। आज भी नई पीढ़ी के लेखकों, नई प्रतिभाओं को वो बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। यही कारण है कि उनका विभिन्न लेखकों की रचनाओं को लेकर अपना एक दृष्टिकोण है, जिसे वे अपने शब्दों में व्यक्त करते रहते हैं। जब से महात्मा गांधी संस्थान बना है, जब से लेखक संघ बना है, और जब से इंद्रधनुष सांस्कृतिक परिषद बना है, हम अपनी पत्रिका चला रहे हैं। हम नवयुवक नवयुवतियों को हम प्रोत्साहन देते हैं, हम लेख मांगते हैं। लेख अगर कुछ कमज़ोर भी होता है तो हम उसको संशोधन करके, उसको स्तरीय बना करके, उसको हम उन्हीं के नाम से छाप करके उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। शिक्षित पत्नी जीवन की दौड़ में सदैव महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, और ये प्रहलाद जी का सौभाग्य था कि उन्हें भी ऐसी ही साथी मिली, जिस कारण वे अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाए। उनका सादा जीवन, मेहनत करने का संकल्प ही
उनको इस लक्ष्य की प्राप्ति करवा पाया। प्रहलाद जी का जीवन समर्पण हर पल जूझने का रहा है। साहित्य सदा ऋणी रहेगा इनकी सेवाओं का, इनके लेखन का। युग प्रवर्तक के रूप में उभरे प्रहलाद राम शरण जी ने हर पुल को निडरता से पार किया। सहनशीलता इनका गहना है। आध्यात्म में विचरण करना शौक है तो आलोचना आदत। परंतु इस लेखक का जीवन अभी भी जागृत है, नित नई चुनौतियों से संघर्ष के लिए। बाहर टहलता हुआ सामान्य सा प्रतीत होता ये व्यक्ति योद्धा तो कहीं से नहीं लगता, परंतु इस व्यक्ति का इतिहास अपने आप में एक कथा है।